2 के लिए जो हमारा फर्स्ट चैप्टर आएगा, और थोड़ा सा बोल सकते हैं इजी है, लेकिन आप लोग को बहुत पढ़ना है। जैसे लाइफ प्रोसेसेस में बहुत सारा पढ़ना था, तो इस चैप्टर में बहुत सारा पढ़ना है। नाम क्या है? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। बायोलॉजी का हर क्लास 10 का जो चैप्टर है क्लास 12 में मिलने वाला है। और जिस तरीके से हम लोग क्या हुआ था, क्लास 6 से लेकर पूरा 9 तक का निचोड़ 10 क्लास में दे दिया गया था, एकदम यहां पे भी वही चीज है। लेकिन मुद्दा ये है कि जो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये वाला जो टॉपिक है ना, वो सिर्फ क्लास 8 में हुआ करता था आपका, सिर्फ क्लास 8 में पढ़े थे आप लोग, है ना। और लोअर क्लास में लोग पढ़ा भी होगा तो थोड़ा बहुत प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो ये लास्ट समय है हम लोगों को ये चीज समझने के, है ना। और जो बायो लेंगे, नीट की तैयारी करेंगे, उनके लिए तो बात है, ठीक है। तो हम लोगों को बेसिक इसके बारे में जानकारी देना है। ऐसा कोशिश करूंगा कि थोड़ा आगे भी काम आ जाए, ठीक है। नॉलेज और जानकारी के रूप में जितना भी आपके लिए जरूरी होगा वो सारी बातें बता दी जाएगी, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म, और उसमें क्वेश्चन मार्क भी लिखा हुआ है। कैसे हम ही लोग से पूछ रहा है, मतलब एनसीईआरटी हम ही लोग से पूछ रहा है। यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये क्वेश्चन ही है कि आखिर कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, जीव जंतु होते हैं, वो प्रजनन कैसे करते हैं, है ना। प्रजनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर में हम लोगों को यह समझना है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव जंतु होते हैं, है ना, लिविंग थिंग्स जो होते हैं, वो प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो देखो यहां पर तो बोला गया कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, यहां पर कैसे का वर्ड पूछा है। लेकिन हम लोग पहले पढ़ेंगे, हम लोग को पहले पढ़ना होगा क्यों करते हैं, आखिर क्या जरूरत है किसी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने का, है ना। तो पहले हम लोगों को रिप्रोड्यूस का मतलब समझना होगा। रिप्रोड्यूस, तो यहां देखना दो वर्ड मिलकर के बना है, री और फिर लिखा हुआ है प्रोड्यूस। तो री का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज बार बार, है ना, बार बार अगर कोई बात आए तो उसके लिए हम लोग री यूज करते हैं। री का मतलब ही होता है रिपीट, है ना। रिपीट जैसे हम लोग करते हैं ना, एक ही चीज को बार 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 बार, यानी तुम डे टू डे लाइफ में जो हम लोग कर रहे हैं, सुबह उठते हैं नित्य कार्य करना, है ना, ये बंधा हुआ है सभी का, ये रिपीट करते रहते हैं हर दिन, हर दिन हम लोग ये करते रहते हैं, ये रिपीट है। तो उसी तरीके से ये तो री का मतलब क्या हो गया, रिपीट, मतलब किसी काम को फिर से करना। ये प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब होता है न्यू यंग वन को लाना, न्यू यंग वन को, है ना। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, उत्पादन का मतलब होता है कोई चीज फिर से बनाना। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, फिर से वैसा ही बनाना, जैसे जो बना हुआ है वैसे ही बनाना। जैसे बिल्ली चाहती है कि मैं बिल्ली के जैसा एक नया चीज बना लूं, बंदर चाहता है कि बंदर के जैसा ही एक नया चीज बना लूं, लेकिन वो बंदर ही बनाए, बंदर बंदर ही बनाएगा, बंदर भालू नहीं बना सकता, भालू भालू ही बनाएगा, बंदर नहीं बना सकता। मेरी बात समझ में? रिप्रोड्यूस का मतलब ही हुआ कि उसके जैसे दिखने वाले यंग वन, उसी के जैसे दिखने वाले यंग वन। इसमें कुछ एक दो वर्ड आएगा जो कि आप लोग को समझना है, जैसे प्रोजनी, एक वर्ड तुम लोग आएगा प्रोजनी, ठीक है। तो एक बार बता दे रहा हूं, प्रोजनी आगे से मैं प्रोजनी यूज करूंगा, आप समझ लीजिए। प्रोजनी का मतलब होता है न्यू यंग वंस, बात समझ आया। यानी न्यू यंग वन का मतलब क्या हुआ, एक नया बच्चा का आना, नया ऑर्गेनिज्म का आना। लेकिन नया ऑर्गेनिज्म कहां से आएगा, अपने ओल्ड वन से, है ना। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा बड़ा वर्ड यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजनी। बात समझ आ रहा है, प्रोजनी यूज करते हैं न्यू यंग वन के लिए, ठीक है। तो हम लोग को यह पता चल रहा है कि रिप्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ, रिप्रोड्यूस का मतलब, री का मतलब रिपीट, और प्रोड्यूस का मतलब प्रोडक्शन, फिर से बनाना। फिर से बनाना, फिर मतलब कब यूज करते हैं, यानी पहले वो चीज हुआ है, वो चीज पहले हुआ है, वो चीज पहले बना हुआ है, तभी तो हम लोग उस चीज को फिर से बना रहे हैं, है ना। तुम लोग देखना, जब तुम लोग स्कूल में कोई क्लास वर्क करवाया जाता है तो लास्ट में लिखा जाता है रिपीट, यानी यही काम को घर से फिर से करके लाओ। तो रिपीट का मतलब क्या, वही चीज, लेकिन वही चीज क्या करना है, प्रोडक्शन, उत्पादन, एक नया चीज बनना है, एक नया चीज जो चीज बनता है, एक नया ऑर्गेनिज्म आ जाता है। जैसे मान लो कि नॉर्मल कोई चीज है जो नॉन लिविंग थिंग्स है, अगर कोई चीज नॉन लिविंग थिंग्स है और नया चीज बन रहा है तो उसको लोग आर्टिकल कहते हैं, उसको लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल। लेकिन अगर कोई लिविंग थिंग्स, नया लिविंग थिंग्स आया, यानी बॉर्न हुआ, जन्म लिया, बना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजनी, है ना। बच्चे का आना, न्यू यंग वन का आना, यानी प्रोजनी का आना। तो रिप्रोड्यूस का मतलब समझ में आया कि पहले ये बताओ, रिप्रोड्यूस का मतलब समझ में आ गया सभी को, किसी को डाउट है रिप्रोड्यूस में, ठीक। रिप्रोड्यूस का मतलब समझ में आ गया, रिप्रोडक्शन मतलब नया, फिर से एक नया बच्चे का आना, एक नए ऑर्गेनिज्म का आना और फिर उसका जीवन चलना, ठीक है। ये बात हम लोग आगे। अब यहां पर लिखा हुआ है वाई, वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस।
आखिर क्यों ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं? तो चलो पहले छोटा सा क्वेश्चन ये है कि हम लोग जब लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे थे, लाइफ प्रोसेसेस, तो लाइफ प्रोसेस के जितने भी प्रोसेस थे उसको हम लोग समझो दिए थे NCERRT GM। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको याद आ रहा है ना? तो इस लाइफ प्रोसेस में हम लोग ये जानते हैं कि ये सारे प्रोसेस हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, लाइफ प्रोसेसेस हैं। हम लोग ये पढ़ चुके हैं ना सभी? हाँ। लेकिन यहां पर दो आर आ रहा है, दो आर आ रहा है। एक आर का मतलब तो सभी को पता है, क्या? रेस्पिरेशन, ठीक है। और एक आर का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन, ठीक है, ठीक है, ये हम लोग समझ गए। लेकिन अब इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, क्या कि ठीक है लाइफ प्रोसेस को हम लोग किस में रखे हैं? रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस के अंदर रखे। जरूरी है क्या, कोई जरूरी है कि रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस में रखा ही जाए? लाइफ मतलब हमारे जीवन का अभिन्न अंग है ये हमारा, क्या ये जरूरी है? तो सोच करके देखो कि लाइफ प्रोसेस, हमारा जीवन, अगर हमारे जीवन में खाना नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन नहीं चल सकता, खत्म है। अगर हमारे जीवन में ब्रेन मतलब अगर हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम काम ना करे, ब्रेन काम ना करे, तो हमारा जीवन बर्बाद है, खत्म है। हमारे बॉडी से अगर वेस्ट मटेरियल ना निकले तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, हम लोग नहीं जी पाएंगे। हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन मतलब सांस नहीं लेंगे तो हमारा जीवन बर्बाद है, खत्म हो जाएगा। हमारे बॉडी में खाने का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो हमारा जो शरीर है वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन क्या हम लोग या हमारा बॉडी रिप्रोडक्शन ना करे तो हम लोग मर जाएंगे? सोच करके देखो। हाँ, वो बात अलग है। अभी हम लाइफ की से बात कर रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में, सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में देखें। अगर हम खाना ना खाएं नहीं जीवित रह सकते, अगर बॉडी ना रिलीज हो जीवित नहीं रह सकते, अगर मेरा ब्रेन ठीक से काम ना करे हम जीवित नहीं रह सकते, हम रेस्पिरेशन ना करें हम जीवित नहीं रह सकते, मेरे बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट ना करे हम जीवित नहीं रह सकते। लेकिन मेरा बॉडी रिप्रोड्यूस ना करे तो क्या कुछ जरूरी है कि वो जीवित नहीं रह पाएगा? जीवित तो रह जाएगा ना, जीवित रह जाएगा। बात अलग है कि वो अपना परिवार नहीं बसा पाएगा, वो दूसरी बात है, लेकिन जीवित तो रह जाएगा ना, जीवित तो रह सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैनेज नहीं किए हैं, तो क्या उनकी जीवन खत्म हो गई, लुप्त हो गई, बर्बाद हो गई? नहीं ना, जीवित है। यानी एक तरह से बोला जाए तो ये जो रिप्रोडक्शन है वो पूरी तरीके से हमारे लाइफ प्रोसेस का अंग नहीं है, लेकिन फिर भी इसको रखा गया है। क्यों रखा गया है? अब यहां पर आता है। तो पहली बात तो हम लोग क्या देख लिए कि लाइफ प्रोसेस का जो ये अंग रखा गया है रिप्रोडक्शन, ये पूरी तरीके से लाइफ के बारे में नहीं है, पूरा लाइफ नहीं है कि ये नहीं होगा तो हमारा लाइफ नहीं चल पाएगा। लाइफ तो चल जाएगा लेकिन यानी लाइफ प्रोसेस के बारे में, ठीक है, लेकिन लाइफ को कंट्रोल करना यानी हमारे पूरे इन्वायरमेंट को चलते रहने में ये बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना था हाउ, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाई, ठीक है। तो व्हाई में हम लोग ये समझे कि क्यों किसी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने की जरूरत है, यानी एक तरह से व्हाई का मतलब क्यों में अगर हम इसका इंपॉर्टेंस गिनवा दें तो पता चल जाएगा क्यों जरूरी है। बात समझ रहा है? यानी अगर हम रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस करवा दें, अगर मैं रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस हम लोग देख लें अपने एनवायरमेंट में, अपने लाइफ में, कि आखिर रिप्रोडक्शन हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो हमको पता चल जाएगा कि क्यों कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। मेरी बात को समझ में आएगी, है ना? यानी हम मुझे ये पता लगाने निकले हैं, क्या पता लगाने निकले हैं कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कि क्यों ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। अगर ये बात इंपॉर्टेंस हम लोग बस इसका पता कर लें तो हम लोग को ये आंसर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस, सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि किसी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसको उस दुनिया में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, सबसे पहली बात ये, सरवाइव करने के लिए यानी कंटिन्यूएशन के लिए, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्यों कर रहा है? कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इसलिए कर रहा है कि वो अपने आप को, अपनी समाज को, अपने जनरेशन को बचा सके, बिल्कुल बचा करके। अगर ध्यान देना, शेर और शेर का खानदान ना हो, ग्रुप ना हो, तो एक शेर को अकेला भेड़िया मतलब भेड़िया का ग्रुप नहीं करेगा। लेकिन अगर शेर का ग्रुप होगा तो शेर बचेगा कि नहीं बचेगा? तो शेर का ग्रुप कब हुआ? ग्रुप का मतलब क्या है? प्रोडक्शन हुआ, तभी तो उसके ग्रुप बढ़े, और ग्रुप बढ़े तभी तो वो बचा का मतलब लाइफ जो है वहां पर वो उसका सपोर्ट कर पाया, यानी सरवाइव कर पाया। अगर बहुत सारे इंसान ना हो तो एक शेर देखिए अकेला इंसान है, खा देगा, खत्म कर देगा। लेकिन इतने ज्यादा लोग होने के कारण, भीड़ होने के कारण उसको डर लगा रहता है कि हम एक को मारेंगे 100 हमको मार लेगा। बात समझ रहा है? तो पहली बात क्या आ गई? पहला इंपॉर्टेंस तो यही पता चल गया कि क्यों कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, सरवाइव करने के लिए, अपने आप को
उस एनवायरमेंट में बचाने के लिए। नहीं बात समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है? डाउट है किसी को? तो पहला तो बात हो गया, सर्वाइव करने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। पहला इंपॉर्टेंट समझ में आ गया? ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों कर रहा है? इसलिए रिप्रोड्यूस कर रहा है ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी समझ सके कि ऐसे प्रकार के परजीवी और जीवी रहते थे। आगे आने वाली पीढ़ी को भी पता चल सके कि इस जगह पर या इस और पूरे किंगडम पर इनका राज हुआ करता था या करता है। मतलब सभी लोग चाहते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सब अपना कंटिन्यूएशन चाहते हैं। कोई नहीं चाहते हैं कि किसी का टाटा बाय बाय हो। सब चाहते हैं कि उनका एग्जिस्टेंस इस दुनिया में, इस धरती में रहे, इस दुनिया और धरती से अलग ना हो जाए। तो परदादा ये चाहते थे, परदादा कि दादा रहे, ताकि वो दादा इस दुनिया पर राज कर सके या मेरा जो जितना साम्राज्य है उसको आगे बढ़ा सके। दादा चाहते हैं कि मेरा बेटा रहे, यानी पापा, ताकि वो किंगडम को संभाल सके। बस में पापा चाहते हैं कि मेरा बेटा रहे ताकि मेरे किंगडम को बचा सके, क्योंकि अगर बेटा नहीं रहेगा तो जो किंगडम उनके हाथ में था, जो लोग पहचान रहे थे उनको, जान रहे थे उनको, सारा लुप्त हो जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा, फिर कोई नहीं जानेगा। देखो शेर, भालू, बंदर सबको हम लोग जान रहे, क्यों? क्योंकि हमारे आसपास में है, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन डोडो को सब भूल गए। बहुत लोगों को पता ही नहीं डोडो कौन है। डोडो तो हाथी का दोस्त ऐसा नहीं है। डोडो एक पंछी था, एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि उसका जो जनरेशन था वो जनरेशन का आगे बढ़ा नहीं पाया, वो रह नहीं पाया। मैमथ, मैमथ, अगर मैमथ को बोलूं तो बहुत सारे बच्चे को पता नहीं मैमथ होता क्या है। ठीक है, तो मैमथ जो है वो समझ लो कि हाथी का भी पिताजी, उसको मैमथ कहते थे। हाँ, दांत होता था, सींग नहीं। हाँ, तो वही चीज मैमथ होता। मैमथ क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि वो अपनी जनरेशन को नहीं बचा पाया। लेकिन अभी भी हाथी है और कुछ कुछ ऐसे जानवर हैं जो लुप्त होने वाले हैं। आपने पढ़े होंगे साइंस में, लोअर क्लास में, क्लास 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, एक्सटिंक्शन है ना। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, डेंजरस में हैं, कुछ इंडेंजर्ड है ना। रेड डाटा बुक पढ़े होंगे। रेड डाटा बुक में किसकी एंट्री होती है? जो खत्म हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। तो क्या चाहते हैं सारे ऑर्गेनिज्म? चाहते हैं हम दुनिया में अपना एग्जिस्टेंस दिखाएं, हम दुनिया में रहें। और रहेंगे कब? जब अपने को सर्वाइव कर पाएंगे। और सर्वाइव कब कर पाएंगे? जब उनका जनरेशन ज्यादा होगा, उनका तादाद ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? उनकी तादाद जो होगी वो ज्यादा होगी, तभी उनका एग्जिस्टेंस रहेगा। अगर थोड़ा हम लोग अतीत में चले जाएं तो उन समय जो महिलाओं और पुरुषों का जो सोच था वो यही था, हम दो हमारे 20। क्यों? सिर्फ यही सोचकर, यही कारण था कि अपना एग्जिस्टेंस बचा करके रखें। लेकिन आगे आने वाला जनरेशन जान रहा है, ठीक है जनरेशन बचाना है, लेकिन जनरेशन को बढ़ा दिए तो ये इन्वायरमेंट भी हमको खा जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा बढ़ जाएंगे, फिर रहेंगे कहां? फिर इंसान का ही दुश्मन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज हो गया। तो दो चीज पता चल गया ना। पहला क्या पता चला कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है कि हम लोग क्या कर सके? सर्वाइव कर सके। दूसरा, हम लोग को रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? कि हम लोग अपना जनरेशन आगे बढ़ा सके, क्योंकि आगे आने वाला जनरेशन को पता चल सके कि हम लोग किस तरीके से रहते थे, है ना। कंटिन्यूएशन बनाकर रखना है, कहीं गैपिंग ना आ जाए, क्योंकि अगर गैपिंग आ जाएगा तो हम लोग लुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम लोग को रिप्रोडक्शन जरूरी है। तीसरा ये है कि इनका जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसलिए भी आगे जाना जरूरी है, क्योंकि जितना जनरेशन आगे बढ़ेगा उतना ज्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी आएगा। अब एग्जांपल से सोचो, पिताजी या दादाजी भी पहले बच्चा हुआ करते थे और आजकल उनका पोता भी बच्चा है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या? कि वो अगर बड़े भी हो गए हैं, इतने बड़े भी हो गए, लेकिन उनको मोबाइल दे दो नहीं चला पाएंगे। लेकिन आजकल का जो छोटा छोटा बच्चा है, जो इन्फेंट है भी, मतलब स्क्रॉल कर रहा है, वो भी स्क्रॉल कर रहा है। बात समझ रहा है? जो इन्फेंट अपने पैर में स्क्रॉल कर रहा है, रेंग चल रहा है, वो मोबाइल लेकर रील को स्क्रॉल कर रहा है। हाँ ये अच्छा, ये नहीं है, उसमें हार्ट क्लिक कर रहा है, किसी में हार्ट में क्लिक नहीं कर रहा है, जो अच्छा लगा। बात समझ में रहा है? ये क्या है? हाईटेक टेक्नोलॉजी। मेरी बात समझ में? यानी कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों को रिप्रोडक्शन इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले जनरेशन में हम लोग अडेप्ट कर सके। हम लोग का जो ऑर्गेनिज्म है, हम लोग का जो किंगडम है, या हम लोग का जो ग्रुप है, वो और ज्यादा हाईटेक हो जाए दूसरे ऑर्गेनिज्म। क्यों आखिर इतना विशाल हाथी भी हम लोग से डरता है और हम लोग उसके पीठ में बैठे होते, चल इधर तो उधर चलता है, चल उधर तो उधर चलता है। गुस्सा में खुद ही हम लोग बोलता है उधर चल, गुस्सा में दूसरी बात है। लेकिन जनरली तो हम लोग इतना बड़े को सोचो, हम लोग कंट्रोल करके रखें कैसे? हाईटेक टेक्नोलॉजी, मतलब ब्रेन का ऑप्टिमम यूज। जितने भी जानवर है, भालू जंगल का राजा शेर है, लेकिन शेर भी इंसानों से डरता है, वो जानता है
कि इससे मेरे से नहीं हो पाएगा, वो तो बात अलग है कि अपने आप को बचाने के लिए पहले हमला कर देता है, अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि हम हमला नहीं करेंगे तो मेरे को मार डालेगा, बस इसी कारण। लेकिन वो जानता है कि इंसान बहुत आगे, और इंसान इसी चीज का गुरूर लेकर और ज्यादा अपने आप को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा है और ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इसमें कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ बुराइयां भी हैं, वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि थोड़ा मैथोलॉजिकल में चल जाएंगे फिर हम लोग, अभी हम लोग साइंस में रहेंगे। तो ओवरऑल पता चल गया कि आखिर कोई ऑर्गेनिज्म क्यों रिप्रोड्यूस करता है। ईमानदारी से बताओ, समझ में आया? कि समझ में आ गया? नफीसा तुम्हें समझ में आया? ठीक है, तो ये बातें हम लोग को समझ में आ गई, यानी इंपॉर्टेंस एक तरह से समझ में आ गया कि क्या इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन का, है ना, कि रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये ओवरऑल हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे आगे का टॉपिक। तो देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, कि ये जो, ध्यान देना, रिप्रोडक्शन के कारण क्या होता है, पैरेंट सेल से न्यू सेल प्रोड्यूस हो रहा है ना, पैरेंट सेल से न्यू सेल क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं, यानी पैरेंट से क्या आ रहा है, प्रोजनी आ रहा है ना। तो पेरेंट से जब प्रोजनी आता है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें किसी ना किसी तरह का थोड़ा ना थोड़ा क्या होता है, चेंजेस होता है, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, चेंजेस आता है, और इस चेंजेस को बायो के लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं वेरिएशन, है ना। अब पहला मुद्दा ये बनता है कि क्या वेरिएशन आना सही है या क्या वेरिएशन आना सही नहीं। दोनों का तर्क भी हो सकता है, वितर्क भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपने पापा से आए, अपनी मम्मी से आए, तो क्या हम लोग का चेहरा पूरा का पूरा मम्मी और पापा पे ही गया है, पूरा का पूरा नहीं, पूरा का पूरा नहीं, कुछ मम्मी का कुछ पापा का मिलावटी है हम लोग, है ना, मिले जुले हैं, और ऊपर से हम लोग का अपना भी खुद का है 60%। बात समझ में आ गया? दोनों को आया है लेकिन हमारा कुछ ज्यादा है, ठीक है, पूरा कॉपी पेस्ट नहीं होगा, जेरॉक्स कॉपी नहीं है। बात समझ में आया? तो अगर पूरा का पूरा नहीं आया है, थोड़ा चेंजेस आया है, तो इस चेंजेस को हमें बोलते हैं वेरिएशन। और वेरिएशन जो आ रहा है, क्या वेरिएशन ऑर्गेनिज्म के लिए सही है या गलत? कोई तर्क देना चाहे या वितर्क देना चाहे तो बोल सकता है। वेरिएशन का मतलब समझ रहे हो ना, चेंजेस, यानी चेंजेस आना ऑर्गेनिज्म में अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है, ठीक है, यानी आप लोग सिर्फ एडवांटेज के रूप में बोल रहे हो, है ना, कि वेरिएशन आ रहा है तो सही आ रहा है। कोई अपने तर्क क्या व्याख्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा कोई? अच्छा, आप क्या बोल रहे हो? वेरिएशन से तो और मुसीबत हो जाएगा ना। वेरिएशन का मतलब चेंजेस आ गया, चेंजेस आ गया मतलब मतलब बदलाव आ गया, तो बदलाव आ गया तो हमको पता लगाना कि सही में किसका बेटा कौन है, तो बहुत दिक्कत हो गया ना। हाँ देखो, कहने का मतलब क्या है, मैं कुछ तर्क और वितर्क दोनों बताता हूं, ध्यान से समझना। वेरिएशन आना सही नहीं, वेरिएशन आना सही नहीं है। अब इसका तर्क और वितर्क दोनों तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। पहले इंपॉर्टेंस देखेंगे, आपकी डिमेरिट्स, ठीक है। तो देखो, अगर वेरिएशन आएगा तो बहुत फायदा होगा, चेंजेस आएगा तो बहुत फायदा होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि किसी परिवार में, है ना, मान लो कि ये मदर और फादर है, इससे एक नया यंग वन आया और दो बेबी आया, ठीक है, और बेबी बॉय और बेबी गर्ल, ठीक है, बेबी बॉय और बेबी गर्ल, ठीक है। अगर इनमें वेरिएशन ना हो, अगर इनमें वेरिएशन ना हो, दोनों में एकदम चेंजेस ना हो, एकदम कॉपी पेस्ट होगा, तो क्या होगा? तब ये होगा कि अगर कोई बड़ी बीमारी निकली, कोई बड़ी बीमारी निकली, ये मरेगा, ये नहीं मर जाएगा, दोनों मर जाए, खेलम खत्म, यानी उस जनरेशन का वहीं लग जाएगा, फुल स्टॉप। लगा या नहीं लगेगा? लेकिन अगर वेरिएशन होगा, अगर इन दोनों में चेंजेस होगा, अगर चेंजेस होगा और किसी तरह का बीमारी आता है, तो हो सकता है कि वो बीमारी इसको अटैक कर दिया, उसके कारण ये मर गया, तो जरूरी है कि ये भी मर जाएगा। इसमें तो चेंजेस है, इसमें तो बदलाव है। बात समझ रहा है? जैसे कहने का मतलब ये है कि हम लोग कैसे काला हिट यूज करते हैं और सारे के सारे मच्छर मर जाते हैं, जनरली तुम सोच कर देखो। लेकिन अगर सारे के सारे मच्छर में जीन अलग अलग हो, तो क्या मैं अगर एक भी स्प्रे करूं तो सारे मरेंगे? क्या नहीं मरेंगे, बच जाएगा और कंटिन्यूएशन होगा। बात समझ रहे? कंटिन्यूएशन होगा। तो आखिर वेरिएशन होना अच्छी बात है, वेरिएशन होना अच्छी बात है, क्योंकि अगर किसी एनवायरमेंट में किसी तरह का डिस्टर्बेंस आता है, किसी तरह का एरर आता है, किसी तरह का खराबी आती है, जैसे अभी आया हुआ है 2021-22 में चल रहा है खराबी, है ना, तो जो एडेप्ट कर ले रहा है वो बच जा रहा है, और जो एडेप्ट नहीं कर पा रहा है वो चल जा रहा है।
यानी बॉडी में चेंजेस आना बहुत जरूरी है, यानी रिप्रोडक्शन के दौरान हमारे बॉडी में वेरिएशन आना बहुत जरूरी है। अगर वेरिएशन नहीं आएगा तो आगे का जनरेशन, आगे का जीवन जीना इंपॉसिबल हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वेरिएशन जरूरी है। अच्छा, तब ये तो हो गया, हम तर्क देखिए इसका वितर्क कि अगर वेरिएशन नहीं होता तभी तो फायदा था। सही बात, अगर वेरिएशन नहीं होता ना तो तरह तरह के गुपचुप वाले समोसा वाले की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक तरह का मटेरियल बनाओ, सबको पसंद आएगा। क्यों? समोसा गुपचुप के अलग अलग सामान क्यों आया? क्योंकि हम लोग का टेस्ट अलग हो चुका है वेरिएशन के कारण। हम लोग का देखने का नजरिया चेंज हो चुका है वेरिएशन के कारण। हम लोग का स्वाद अलग हो चुका है वेरिएशन के कारण। तो वेरिएशन को ही सेटिस्फाइड करने के लिए तो इतने तरह की दुकान आए हैं, तभी तो अलग अलग कलर आया है। लेकिन अगर वेरिएशन नहीं होता, चेंजेस नहीं होता, अगर हम लोग सब एक ही होते, सबको ब्लू कलर पसंद, सबको ग्रीन कलर पसंद, सबको येलो कलर पसंद, कोई चेंजेस नहीं होता हमारे पास। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ रहा है? यानी आपके मम्मी पापा को कॉल करके नहीं पूछना पड़ता, बेटी या बेटा बर्गर लेके आएंगे पिज्जा। वो देखते कि हाँ हमको खाने का मन कर रहा है समोसा, तो मेरे को मन है समोसा, तो सब खाएगा समोसा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी इस तरीके से वेरिएशन सही भी है और गलती भी है। देखो, हर चीज का तर्क है वितर्क है, लेकिन हम लोग क्योंकि रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ तर्क पढ़ेंगे, सिर्फ इसकी अच्छाइयां पढ़ेंगे। किसके? वेरिएशन के। बुराइयां को ज्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, तो वेरिएशन आया क्यों? वेरिएशन आया इसलिए कि अगर कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए, सारे लोग सभाचट ना हो जाए, रहे हद से ज्यादा लोग बचे। जो अडेप्ट नहीं कर पाए वो चले गए, और जो अडेप्ट कर सकते हैं, यानी उनके बॉडी में क्या आया हुआ है, चेंजेस आया हुआ है, बदलाव आया हुआ है, इसलिए वो रुक गए, इसलिए वो रुक गए। जबरा से जिराफ क्यों बना? यही कारण बना, क्योंकि जबरा जो था वो अपने में चेंजेस लाया। पूरा जबरा नहीं बोल सकते, जबरा की प्रजाति थी, वो अपने में चेंजेस लेकर आया। वो जानता था कि जीवन में जीना है, बचना है, तो अपना गला बड़ा करना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि क्या हुआ, अचानक से हमारा एनवायरमेंट चेंज हो गया, और हमारा एनवायरमेंट चेंज हुआ तो जितने भी छोटे छोटे पौधे थे सब बड़े बड़े होने लगे, सब बड़े बड़े होने लगे। और जो भी हाइना था, या भी बोल सकते हैं जो डियर था, ये सब उनका नेक छोटा छोटा, नेक छोटा छोटा, तो वो खा ना पाए। अब ना खा पाए, खाना मिल नहीं रहा है, मर गए। तो बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनको पता चला कि हम लोग मर क्यों गए। तुम लोग को थोड़ा सा मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये फैक्ट है, हमारे बॉडी में लगातार ऐसा हो रहा है। हम बार बार बता रहे हैं ना, हम लोग जितना सोचते हैं ना, उससे 4 कदम आगे हमारा ब्रेन, हमारा बॉडी रहता है। उसको पता है कब कहां कैसे करना है। हम लोग तो सिर्फ कठपुतली हैं, हम लोग पपेट हैं उसके। यहां बैठा है मेन खिलाड़ी, वहीं से कंट्रोल कर रहा है हम लोगों को, कब कब क्या करना है, कैसे करना है। पूरा कंट्रोल ऊपर से हो रहा है, वो अंदर ही अंदर बैठ के कर रहा है। हम लोग सोच रहे हैं हम लोग कर रहे हैं उसको कंट्रोल, नहीं, वो कंट्रोल कर रहा है। क्या देखना है, कैसे देखना है, कितनी देर तक देखना है, पूरा का पूरा कंट्रोल उसका है। तभी तो देखो मोबाइल चलते चलते मन से आता है, अब मत देखो, बंद कर देते हो मोबाइल किनारे। तो आप थोड़ी ना, वो तो अंदर से कंट्रोल हो रहा है। तो वही चीज है। तो जब जबरा मरने लगे, मैं जबरा ले रहा हूं लेकिन वो उनकी कम्युनिटी थी, ठीक है। जबरा फिर भी तो वो स्ट्रिप्स होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट के, उसके ब्लैक एंड व्हाइट के स्ट्रिप नहीं थे, ब्राउन कलर का पूरा था। हाइना करके कुछ नाम है उनका, ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन तुम समझ लो वही कुछ है। तो क्या हुआ, उनके लेवल तक खाना मिल नहीं रहा। अब बोलोगे सर घास खा ले। हर जो हर्बीवोर होते हैं ना, घास ही नहीं खाते। तुम बकरा बकरी को देख लो, घास खाते मजबूरी, लेकिन असली में उनको पत्ता ही पसंद है, ठीक है ना। उनको पत्ता लाकर दे दो, पत्ता बहुत अच्छे से खाते, उनके लिए वो समझ लो जलेबी फाफड़ा ये सब। तो वही चीज हुआ, जब उस बोल सकते हैं जबरा को खाना नहीं मिला उनके लेवल तक, मरने लगे, क्योंकि घास उखाड़ना नहीं चाहते और अच्छा चीज जा पा नहीं रहा है। कुछ कुछ क्या किए, वो देखे कि नहीं खा पा रहे, कोई बात नहीं, खुद खुद के खाते हैं, खुद खुद के खाए, लेकिन उनका जीवन ज्यादा समय तक नहीं चला। लेकिन उनके बॉडी में स्ट्रेस पड़ने लगा। स्ट्रेस कहां पर? स्ट्रेस नेक के पास स्ट्रेस पड़ने लगा। तो नेक का मतलब जो सेल है वो सोचा कि इतना स्ट्रेस क्यों पड़ रहा है यहां पर इतना स्ट्रेस क्यों पड़ रहा है। पता चला कि स्ट्रेस इसलिए पड़ रहा है कि हमारा एनवायरमेंट चेंज हो चुका है। यानी एनवायरमेंट बोलता है बाबू मेरे घर में रहना है तो मैं जैसे बोलूंगा वैसे तुम रहो, अगर मेरे विपरीत काम करोगे तो लीव माई होम, छोड़ दो मेरा घर, निकल जाओ मेरे घर से। जो जिनका भी ग्रेवयार्ड बना है वो विपरीत जा चुके हैं हमारे एनवायरमेंट से, और जो है वो अभी अनुमति मान रहे हैं, मतलब जैसा बोला जा रहा है बिग बॉस उसी को फॉलो किया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यही हो गया कि वहां के जो सेल है उस पर स्ट्रेस पड़ने लगा, तो उनकी जो प्रोजेनी आई, जब रिप्रोडक्शन हुआ, तो जब जबरा आपस में रिप्रोड्यूस किए, तो जब न्यू प्रोजेनी बना, तो न्यू प्रोजेनी के बनने की जगह जहां नेक बन रहा था, नेक के सेल बोले यहां पर थोड़ा सा ज्यादा होगा, मेरे को यहां ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहां पर मेरे को डिप्रेशन ज्यादा हुआ है, मतलब यहां पर ज्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत है, मुझे ज्यादा सेल की जरूरत है। वहां पर ज्यादा एलोकेट किया गया, ज्यादा एलोकेट किया गया, थोड़े बड़े हुए, फिर देखा गया फिर भी काम नहीं चल रहा, और दिया गया अगले जीवन में। अगले जीवन मतलब कि उनका जो
कुछ नहीं आया, नींद मौत। ऐसा नहीं है कि आज मर रहे हैं तो अगले दिन बड़ा सा हो गया, नहीं, लंबा समय लगा, बहुत लंबा समय लगा, छोटा समय नहीं था, बहुत लंबा समय। तो वो जो यहाँ के जो सेल थे वो धीरे धीरे क्या करने लगे, मल्टीप्लाई करने लगे। देखिए कि हमारे बॉडी पार्ट में कोई जरूरत नहीं, सब सही चल रहा है, सिर्फ नेक को ही प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि वो ऊपर करके खा रहा है, ऊपर करके यानी स्ट्रेस कहां पड़ रहा है, यहां पड़ रहा है। तो यही के सेल को बढ़ाओ और वही के सेल को बढ़ाते 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 एक समय ऐसा हुआ सिर्फ नेक बढ़ गया। अब जबरा बोल रहा है ये क्या चीज है, ये तो नया चीज बन गया। तो बोला ठीक है, तो मेरा नया नाम रख दो, नाम रख दिया जिराफ, क्योंकि एक नया परजीवी आ गया। लेकिन आया कहां से, अपने पेरेंट्स से। अब यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा क्वेश्चन होता है कि सर ठीक है जबरा से जिराफ को आ गया, लेकिन जबरा तो अभी भी दिखता है। मैं वही बात बता रहा हूं, जो जबरा बोला कि मैं घास भी खा लूंगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, रह गया। बात समझ में रहा? जो नाटक बोला ना घास खाएंगे, हाँ हम कब नहीं, हमको पत्ता खाएंगे, तो दुनिया बोला अच्छा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कहने का मतलब है कि जो चेंजेस आया वो अल्टीमेट एकदम एक बार नहीं है, ये वेरिएशन, यही वेरिएशन और यही छोटा छोटा वेरिएशन, यही छोटा छोटा वेरिएशन आगे जाकर एक नया वेरिएशन मतलब बड़ा वेरिएशन हो जाता है और एक नया इवोल्यूशन आ जाता है, जो कि हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ लेते हैं। नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जस्ट इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, तो क्योंकि वो दोनों चैप्टर आपस में बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेट करता है। ये देखिए, ये पिक्चर आपको यही समझाना चाहता है। ये पिक्चर डायनासोर से ही पंछियां आए, उनकी प्रजाति है। बात समझ में आ रहा है? ये वही चीज है, कैसे हम लोग कैसे हम लोग चिंपांजी से इंसान बना, ऐसे छोटे छोटे चेंजेस आया। छोटे ऐसा नहीं कि एक बार में हम लोग पहले जमीन में हाथ रखते थे और एक बार ऊपर हाथ रखने लगे कमर में, अब मटक मटक के चलने लगे, ऐसा नहीं है। समय लगा आने में, समय लगा, ये वेरिएशन आने में लाखों करोड़ साल लगा, करोड़ तो बहुत ज्यादा बोलिए। बात समझ में आ रहा है? तो ये वेरिएशन अब पता चल रहा है कि वेरिएशन क्यों जरूरी है, क्योंकि यही वेरिएशन आते 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 छोटा छोटा जिसको ना बूंद बूंद से सागर, बूंद दिखता नहीं है लेकिन सागर दूर से भी दिख जाएगा। तो वही चीज है, हमारे बॉडी में छोटा छोटा चेंजेस हो रहा है, हमारे बॉडी में छोटा छोटा चेंजेस हो रहा है, लेकिन यही छोटा 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 चेंज आगे जाकर बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी नहीं पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा, वो बाद में पता चलेगा। यानी इस बात की तो गारंटी है कि जो नया जनरेशन होता है ना वो अपने पुराने जनरेशन से हाइब्रिड होता है, थोड़ा सा लेवल ही इंक्रीज रहता है। अब वो ब्रेन के रूप में बोलो या आई साइट के रूप में बोलो या जो भी रूप में बोलो, ये तो लोग जानते हैं कि आगे आने वाला जनरेशन का जो आई साइट होगा ना वो और ज्यादा मजबूत होगा और थोड़ा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अभी से ही हम लोग अपने आंख के सेल पर बहुत स्ट्रेस डाल रहे हैं। किसके सेल पर? आंख के स्ट्रेस, मतलब आंख का जो सेल है ना उसमें बहुत स्ट्रेस डाल रहे हैं। तो न्यू जनरेशन जो आएगा ना वो आंख बड़ा बड़ा, अब ये नहीं कि शुतुरमुर्ग जैसा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसका पावर ज्यादा अच्छा होगा, उसका आई साइट और ज्यादा अच्छा होगा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? बात समझ आ रहा है? अब मेरे को बताओ, क्या रिप्रोडक्शन जरूरी है? बहुत जरूरी। बात अलग है कि यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं रहेगा तो हमारा जीवन नहीं चलेगा, चलेगा। लेकिन हम लोग अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का, उस प्रोसेस का। और वेरिएशन भी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेरिएशन से ही क्या आएगा? चेंजेस, वो बदलाव। कौन सा बदलाव? बड़ा बदलाव। और वो बड़े बदलाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। जिसे ध्यान देना, आप लोग एसएसटी पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर है। वेदर डेली चेंज हो जाए, लेकिन क्लाइमेट हर 25 साल बाद, हर 25 साल के बाद एक नया क्लाइमेट आ जाता है ना। लेकिन जो वेदर है वो हर दिन हर सेकंड बदल रहा है। ये तो छोटे छोटे चेंजेस हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज होता है सबको दिखता है। उसी तरह हमारे बॉडी में लगातार चेंजेस आ रहा है। हमारा बॉडी हमारे सेल के अंदर पता लगा ले रहा है कि तुम कौन सा सेल अपना यूज नहीं कर रहा है। तो पता चला कि वो पूंछ पीछे में जो है उसकी हड्डी यूज में नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? गैप हो रहा है, खत्म हो रहा है। हमारे जो बोल सकते हैं एंशिएंट हैं, उनकी पूछी हुई करती थी, उनका वहां जो कुल्हा के नीचे जो बोन होता था तो बड़ा हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा है और एक समय ऐसा रहेगा कि वो नहीं रहेगा। उसी तरह हमारे आंखों के बीच में ये देखो दो छोटे छोटे डॉट दिखेंगे, जो छोटे छोटे डॉट दिखेंगे वो कब होते थे? वो प्लानेरिया के समय होते थे, फ्लैट वॉर्म्स जो होते थे, क्योंकि हम लोग को भी बोला गया कि हम लोग भी कीड़े मकोड़े से भी आगे आने वाला जनरेशन आगे बढ़ा है, ऐसा बोला जाता है, पूरी तरीके से नहीं बोला है। तो कहने का मतलब यही है कि वो जो आपका जो छोटे से डॉट है वहां पर वो हमारे लिए यूजलेस है। अब वो यूजलेस है तो हमें क्यों दिख रहा है? क्योंकि अभी तक खत्म नहीं हुआ। आगे आने वाला जनरेशन जैसे जैसे आगे रेप्लिकेट होगा डीएनए, जैसे जैसे डीएनए और आगे बढ़ता चला जाएगा, नए नए जनरेशन आते जाएगा, वहां पर खत्म हो जाएगा।
उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे बॉडी में जो अंग हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए यूजलेस है, वो सारा एलिमिनेट हो जाएगा, और जिस चीज को हम लोग सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं उसको इनहांस कर दिया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि है? हमारा ईयर और ज्यादा ताकतवर होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ईयरफोन और तरह तरह का चीज ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उसको पता चल रहा है कि इसकी ज्यादा जरूरत है, और ज्यादा जरूरत है तो आगे आने वाले जनरेशन को उसको ज्यादा पावर देना होगा वहां पर। यही तो चेंजेस है, यही तो बदलाव है। और ये बदलाव कैसे आ रहा है? रिप्रोडक्शन के कारण। क्योंकि रिप्रोडक्शन में क्या आ रहे हैं? चेंजेस, वेरिएशन। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया ना? चलिए देखते हैं कुछ और बातें। तो वाई का मतलब समझ गया है ना? वाई का मतलब समझ में आ गया ना? ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, कुछ बातें समझेंगे जो हमारी धारणाएं हैं उसको भी समझेंगे। क्या? ये बात हम लोग को आगे भी पढ़ना है, लेकिन अभी मैं तो तुम्हें पहले ही बता देता हूं क्या, कि अगर मेल है, मेल है, ठीक है, और अगर फीमेल है, ठीक है, अगर मेल और फीमेल है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कुछ क्रोमोसोम्स होंगे, है ना? क्रोमोसोम्स होंगे। अगर क्रोमोसोम्स की बात करें तो इनके पास क्या होता है? इनके पास होता है एक्स वाई, और इनके पास क्या होता है? एक्स एक्स होता है ना? अच्छा, मैं हमको ऐसा लगता है ना कुछ बच्चे भूल गए हैं या कुछ बच्चे को कुछ बातें नहीं पता है, मैं उनकी बातों को बता देता हूं। बताने वाली बात यह है, ध्यान देना, कि क्लास 9 में फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे सेल, वहां से आपको लेकर आ रहा हूं, ठीक है? सबको पता है कि ये सेल है हमारा, है ना? जनरली ओवल शेप का होता है, सर्कुलेंट शेप होता है, सबको पता है, ठीक है? तब तो आपको ये भी पता होगा कि सेल के अंदर एक और एक पार्ट होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, है ना? कुछ केंद्र करके बोलते हैं उसे, ठीक है? केंद्र, ठीक है, कोशिका केंद्र, ठीक है? अच्छा, ये जो पार्ट है, ये इसको हम लोग साइटोप्लाज्मा या तो फिर साइटोप्लाज्म कहते हैं। सबको पता है, तरल पदार्थ जहां पर सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना? रिबोसोम्स हो गया, RER SER, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? क्लास 9 में ही पढ़े हो, है ना? वैसे वीडियो अपलोड है, आप देख लीजिएगा, 9 क्लास का भी है, ठीक है? अब इसके अंदर, इसके अंदर होते हैं DNA। डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। इसके अंदर होता है क्या? डीएनए। क्रोमाटिन भी होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग मेन बात करेंगे डीएनए का, क्योंकि इसमें बहुत लोग ना कंफ्यूज होते हैं, है ना? तो ये जो डीएनए है, इसका फुल फॉर्म सबको पता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये एन का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लिक, और ए का मतलब एसिड, और इसका मतलब क्या हो गया? डीऑक्सी, है ना? डीऑक्सी रिबो, इसमें भी आएगा, रिबो बोल दो या राइबो बोल दो। बात समझ में आया? अब ये जो होता है ना, ये यहां पर एक्सपेंड फॉर्म में होता है, एक्सपेंड फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? ये एक्सपेंड फॉर्म में होता है, ठीक है? एक्सपेंड फॉर्म यानी फैला हुआ रहता है। लेकिन मुद्दा ये है कि ये जो डीएनए है वो इतना बड़ी तरीके से रहता है, एकदम ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मान लो समझ लो एकदम धागे के जैसा लंबा रहता है, और उसको इससे छोटे वाले न्यूक्लियस के अंदर सजो कर रखना है, जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है इतना बड़ा, लेकिन इतने छोटे से एरिया में रखना है, तो ऐसे घुमा फिरा कर रख दिए, है ना? तो यहां पर इसको भी वही कर रहे हैं। इस डीएनए को जब आप घुमा फिरा करके रख देते हो, यानी इसको आप क्या कर देते हो? कंप्रेस कर देते हो। क्या कर देते हो? कंप्रेस कर देते हो, या फिर इसको बोल सकते हैं आप कॉइल कर देते हो। कंप्रेस बोलो या कॉइल बोलो, कॉइल करते हो। हमारा जो पेट है, हमारा जो एब्डोमेन है, जस्ट इसके अंदर क्या है? वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन, कैसे उसको कंप्रेस करके रखा गया है? मतलब बात समझ में आ रही है नहीं आपको? है ना? पूरा घुमा फिरा करके रखा गया है। तो यही डीएनए को आप घुमा फिरा कर कंप्रेस करके रखोगे, तब उसको हम लोग कह देते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं उसको? क्रोमोसोम्स कहने लग जाते हैं इसी डीएनए को। और ये डीएनए कहां है? क्रोमोसोम्स के अंदर ही है। मतलब ये यही डीएनए को हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इसको कॉइल्ड कर रहे हैं, कंप्रेस कर दे रहे हैं, छोटे से तिजोरी के अंदर भर रहे हैं, छोटे से तिजोरी के अंदर भर दे रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहने लगे? क्रोमोसोम्स कहने लगे। और एक ह्यूमन बॉडी में सबको पता है कि 23 पेयर होते हैं, पेयर, और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। पेयर का मतलब जोड़ा, दो दो को बांटो, दो दो को बांटोगे तो कितना होगा? 23 पेयर। जोड़े में कितना? 23, और अकेले अकेले रखोगे तो कितना? 46। यानी अगर 46 अगर देखा जाए, हम लोग जनरली चप्पल भी खरीदते हैं, जूता भी खरीदते हैं, किससे देखते हैं? जोड़ा में देखते हैं, है ना? तो अगर मैं सबको अगर काउंट करूं 1 2 3 करके, तो 23 लोगों के लिए कितना चप्पल यूज होगा? 46, यानी दोनों पैर के लिए। बात समझ में आ रही है? तो वही चीज होगी। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 23 पेयर में होते हैं, और टोटल कितना होता है? 46। अब थोड़ा और बात समझो, क्या बात समझने का? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना। तो 23 पेयर्स हैं, पेयर्स मतलब कुल मिलाकर 46, है ना? इस 23 में ध्यान देना, जो एक पेयर होगा, एक पेयर
एक पेयर मतलब दो जोड़ा, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्स सेल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सेक्स सेल या फिर जर्म सेल, है ना, या फिर इसको नॉर्मल क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, है ना। यानी सेक्स सेल या जर्म सेल, या इसको हम लोग गैमेट भी कहते हैं, गैमेट, ठीक है। और जो 22 पेयर बच गया, है ना, 22, इनको बोलते हैं ऑटोजोम्स। इसको क्या कहते हैं, ऑटोजोम्स। मतलब ये जो पेयर है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल, ये रिस्पॉन्सिबल, यही डिसाइड करता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। पेयर बोले थे ना, पेयर का मतलब क्या, जोड़ा। जोड़ा मतलब क्या, या तो एक्स एक्स या तो एक्स वाई। तो ये एक्स वाई होता है मेल के अंदर और एक्स एक्स होता है फीमेल के अंदर, ये एक जोड़ा यही डिसाइड करेगा कि उस बेबी का लिंग मतलब सेक्स कैसा होगा, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। बात समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे। अच्छा, तो तुम लोग पूछोगे ये 22 पेयर क्या कर रहा है, ये 22 पेयर डिसाइड करेगा कि वो बेबी का जो बाल का कलर, हेयर का कलर क्या होगा, चेहरे का कलर क्या होगा, हाइट कैसा होगा, फाइट कैसा होगा, बोलने का, चलने का, बैठने का, हर तरीका कैसा होगा, ज्यादा इमोशनल होगी या ज्यादा हंसने वाला होगा, कैसा होगा, ये सारे ये लोग डिसाइड करता है। अगर कंबाइन हो गया तब तो ठीक है, थोड़ी देर रुक जाते हैं। चलिए, तो ये जो 22 पेयर है इसको बोलते हैं ऑटोजोम्स। ये ऑटोजोम्स सिर्फ लिंग को छोड़ करके, कि वो लड़का होगा कि लड़की, उसको इससे मतलब नहीं है। इसको मतलब है कि लड़का होगा तो बाल का कलर कैसा होगा, आंख का पावर कितना होगा, आवाज कितनी ज्यादा पतला होगा या भारी होगा, है ना, कान कैसा होगा, मतलब वो ईयरलोब्स अटैच होंगे या ईयरलोब्स फ्री होंगे, है ना, ये सारे ये डिसाइड करता है। अच्छा, ये नहीं फिर भी कैसे, कंबाइन होने पर। अगर कंबाइन ठीक से नहीं हो पाया तो आपका ये खुद का क्रिएट करेगा आइडेंटिकल। अभी कैसे होगा, आप इतनी बात समझ में कितनी पड़ी बताओ, इतनी बात समझ को सबको लेना। अब देखो होगा क्या, अब होता ये है कि इस मेल पर अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, इस मेल पर कुल मिलाकर 46 क्रोमोसोम्स थे, 46 क्रोमोसोम्स थे। उसमें से जो 23 बात समझ में, पेयर में बोल रहा हूं, पेयर। अगर दोनों की बात करूंगा तो पेयर की बात करूंगा, तो ये दो भाग में हो गया 23 बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। तो ये जो 23 और 23 है तो कुल मिला के कितने हो गए 46। लेकिन अब क्या होगा, अब इसमें से एक पेयर उठ करके जाएगा, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। सिमिलरली, यानी आप एक नॉर्मल भाषा से समझें कि जो मेल है, मेल जो है, तो मेल की अगर बात करें तो मेल में कुल मिलाकर 46 क्रोमोसोम्स होंगे, और पेयर की बात करूं तो 22 पेयर होंगे, सॉरी 23 पेयर होंगे। पेयर मतलब जोड़ा, जोड़े में, यानी 23 इधर 23 इधर। अब इस 23 पेयर में, मतलब अगर मैं बात करूं, अगर ऐसा कर दूं, अगर मैं इसको ऐसा करूं, यहां 23 और यहां 23, तो ये तो नंबर की बात हो रही है, ये तो पेयर की बात नहीं हो रही है ना। अब इस 23 में देखो, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये करना है कि हम जानते हैं कि 46 में 23 पेयर होता है, जिसमें से एक पेयर जो होता है वो सेक्सुअल होता है, और 22 पेयर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है ऑटोसोम्स। मतलब अगर मैं बात करूं इन दोनों में ये पेयर में है, लेकिन ये लोग आधा जाएंगे, आधा हाफ होकर जाएंगे, तो हाफ होकर जाएंगे, इसका मतलब एक ही 23 जाएगा। अब इस एक 23 में एक सेक्सुअल होगा और 22 ऑटोसोम्स होंगे। बात समझ रहा है कि नहीं, इसमें भी क्या होगा, एक सेक्सुअल होगा और 22 ऑटोसोम्स होंगे। कुल मिलाकर देखते हैं, 22 और 22 44, है ना, 45 और 46 हो गया कि नहीं। अच्छा, एक जो है इसके पास ये एक्स है और एक इसके पास वाई है, और ये वाला तो दोनों का क्या है, सेम है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बात समझ में आया ना। यानी जब रिप्रोडक्शन होगा तो रिप्रोडक्शन में डिसाइड होगा, यानी वो तो स्पर्म डिसाइड करेगा कि ये वाला पेयर जा रहा है या ये वाला पेयर जा रहा है। तो ये 22 सेम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत आ रहा है यहां पर। अच्छा, फीमेल की बात करें, मैं ये वाला हटा देता हूं नीचे वाला पार्ट, जिससे तुम लोग को समझ में आएगा। अगर हम लोग फीमेल की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो फीमेल में ऑब्वियस बात है 46 क्रोमोसोम्स। अगर मैं पेयर की बात करता हूं, पेयर की बात नहीं करता हूं, तो 23 और 23, अभी तो 46 दो भाग में बढ़ गया। अच्छा, इसमें जब होगा तो ध्यान देना, एक रहेगा x और 22, और इसमें भी क्या होंगे x और 22। बातों में हो गया ना सबका 46, बातों में नहीं आ रहा। अब जब ये लोग रिप्रोडक्शन करेंगे
है ना। तो मान लो कि इसका 50% आएगा मेल का, और फीमेल का भी कितना परसेंट आएगा, 50% का। अच्छा, 46 का 50% क्या होगा, 23, ये भी 23। तो इन दोनों में कोई भी एक पेयर आ जाए, कोई भी एक पेयर, इस पेयर में एक्स रखा हुआ है, इस पेयर में वाई रखा हुआ है, ऐसे नहीं दोनों में एक्स है, लेकिन फीमेल में दोनों में क्या रखा होगा, एक्स ही रखा होगा। अच्छा, अगर ये पेयर आ गया, ध्यान देना, ये पेयर आ गया, ये वाला, तो आएगा क्या, 23 और क्या, एक्स। बात समझ में आ रहा है कि 22, सॉरी 22 और एक्स कहां से आ गया, मेरे से आ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, फीमेल में से दोनों में से कहीं भी आ जाए, क्या मतलब है ना। मान लो कि यही वाला आ गया, ये वाला आ गया, तो क्या हो गया, 22 प्लस एक्स, हुआ कि नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर जब ऐड हुआ तो कितना हो गया, 44 ऑटोसोम्स। और क्या आ गया, एक्स एक्स, और एक्स एक्स क्या होता है, गर्ल की बॉय, गर्ल। यानी ये तो लड़की बनेगी, यानी ये जो बेबी बनेगा वो क्या बनेगा, बेबी गर्ल। अब ये ऑटोसोम्स जो आया, कुछ पापा का आया और कुछ मम्मी का आया, आया तो पापा मम्मी का, लेकिन ये जो हमारा क्रोमोसोम्स है, सॉरी ये देखो क्रोमोसोम्स जो है ना, तो इसके अंदर जो डीएनए जिस तरीके से रेप्लिकेशन हो रहा है, इसमें क्या होगा, इस तरीके से बॉन्डिंग बनता है ना, ऐसा बॉन्डिंग बनता है, कुछ पापा का और कुछ मम्मी का, है ना। देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये, ठीक है। इस तरीके से कंबाइन होता है, ठीक है। हो सके तो इसका फोटो भेजूंगा ग्रुप में। तो ये जो है ना, ये आपस में यही लोग डिसाइड करते हैं कि कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव। थोड़ा सा ये नेक्स्ट चैप्टर की बात है, बस तुम लोग इतना समझ लो कि मान लो कि पापा का हेयर का कलर है ब्लू, सॉरी ब्लैक, ठीक है, ब्लैक है, और मम्मी के जो बाल का कलर है वो है ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन। अब ब्लैक और ब्राउन में ना, जो ब्लैक होता है वो डोमिनेंट होता है, वो क्या होता है, डोमिनेंट हो गया, मतलब ब्लैक आ गया, तो जो बच्चा होगा उसके बाल का कलर कैसा होगा, ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि वो डोमिनेंट है। ये हम लोग इसके बारे में चैप्टर पढ़ेंगे हेरिडिटी इवोल्यूशन में। तुम लोग इतनी बात समझ में आ गई है ना। 50% इसका आया, 50% इनका आया, दोनों का आया, लेकिन बच्चे पर मिश्रण हुआ ना, तो पूरा पूरी ना ही पापा का पूरा हो पाता है और ना ही मम्मी का। क्यों, क्योंकि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, बॉन्डिंग होता है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि सारा कंबाइन हो जाएगा, लेकिन सारा कंबाइन नहीं होता है, कहीं ना कहीं क्या आता है, एरर। और इस एरर के कारण उस पर्सन पे अपना खुद का आइडेंटिकल कोई भी आ जाता है। जिससे क्या होता है कि पापा देखते हैं कि हम लोग के घर में कोई भी गुस्सा करने वाला नहीं है, ना ही तुम्हारी मम्मी गुस्सा करने वाली है, ना ही हम गुस्सा करने वाले हैं, तो ये बच्चा गुस्सा करने वाला कैसे निकल गया, तो कैसे निकल गया, एरर आ गया उसमें, रेप्लिकेशन में क्या आ गया, एरर आ गया, है ना। यानी खुशहाल वो भी नहीं निकला, बात समझ, वो गुस्सा वाला निकल गया। बात समझ आ रहा है। ये हम लोग डोमिनेंट और रिसेसिव में पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आ गया ना इतना, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं है ना, तो कल के क्लास में आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, कल के क्लास में, ठीक है ना। फीसा मिलते हैं कल के क्लास में और आगे पढ़ाई करते हैं। ओके सर।